दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 27 मई 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर एक तरफ जहां केंद्र सरकार की कार्यों की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर करारा हमला किया। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल में देश की जनता के लिए 900 गर्त हुए। इन 9 सालों में कोई भी सेक्टर में या काम देश के समावेशी विकास के लिए नहीं किया गया। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि इन 9 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने पूंजीपति मित्रों की संपत्ति का सृजन करने में योगदान दिया। LIC को गिरवी रख दिया गया, अग्निवार को थोप दिया गया, बेरोजगारों को उनके हाल पर सड़क पर छोड़ दिया गया, बिहारी मजदूरों की संख्या बढ़ती गई, बेटियां अपनी सुरक्षा की गुहार लगाती है, सीमा असुरक्षित है, चीन हमारी सीमा में घुस गया, LIC को गिरवी रख दिया गया, अग्निवार को थोप दिया गया, बेरोजगारों को उनके हाल पर सड़क पर छोड़ दिया गया, बिहारी मजदूरों की संख्या बढ़ती गई, बेटियां अपनी सुरक्षा की गुहार लगाती है, सीमा असुरक्षित है, चीन हमारी सीमा में घुस गया है। शक्ति सिंह यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के कारण ही जम्मू कश्मीर में सेना मौत के गाल में चली गई। पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यालय में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ललन सिंह ने कहा है कि सुशील मोदी जी को बीमारी है, वो लगातार छपास रोग से ग्रसित है, कुछ भी बोलना उनका काम है। उन्होंने कहा कि हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि उनको कुछ बीजेपी से मिल जाए, लेकिन उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। कस्टोडियन राष्ट्रपति है, पीएम नहीं। ललन सिंह ने कहा कि जो बात वह कह रहे हैं कि विस्तारित भवन और विधानसभा भवन दोनों में अंतर है, उनको वो नहीं समझ आता। उन्होंने कहा कि विस्तारित भवन तो दिल्ली में भी पार्लियामेंट का बना है, अगर विस्तारित भवन का ही उद्घाटन करना था तो प्रधानमंत्री जी जहां बना है वहां पर अपना पीएम कार्यालय बना लेते। लेकिन मुख्य संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है और सांसद चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों का कस्टोडियन राष्ट्रपति होता है। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति प्रति वर्ष सेशन के पहले दिन संबोधित करते हैं, इसलिए कस्टोडियन राष्ट्रपति है, पीएम नहीं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रपति जो आदिवासी समुदाय की महिला है, उस समय तो दुनिया भर में बड़ा पीठ थपथपाया था और अब संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए भी उनको नहीं कह रहे हैं। आज मोदी सरकार के 9 साल पूरा हो गए हैं। इस दिन के विरोध आरजेडी समर्थकों ने पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए पीएम मोदी सरकार और उनकी नीतियों पर निशाना साधा और जिस दिन नरेंद्र मोदी ने शपथ ली उस दिन को धिक्कार दिवस के रूप में घोषित किया गया। पोस्टर में लालू की तस्वीर लगाकर लिखा गया है कि यह कैसा भोकाल है, देश में अघोषित आपातकाल है। संसद के नए भवन का उद्घाटन विशेष पूजा हवन के साथ होगी। शुरुआत पीएम मोदी के भाषण से होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि लोगों को लगता है कि चाय की खेती सिर्फ असम, दार्जिलिंग और हिमाचल प्रदेश में ही होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बिहार जैसे पारंपरिक खेती करने वाले राज्य के किसान भी चाय उपजाने में माहिर है। बिहार में उपजाई गई चाय का एक्सपोर्ट सिर्फ भारत के दूसरे राज्यों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। खास बात यह है कि बिहार में चाय की खेती 1992 से हो रही है, लेकिन बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी। यहाँ पर हर साल हजारों टन चाय का उत्पादन होता है। प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने के चलते 75% से अधिक चाय प्रसंस्करण के लिए दूसरे राज्य में चली जाती है। इससे किसानों को उतना फायदा नहीं हो रहा है। TV9 डिजिटल से एक्सक्लूसिव बात में उद्यान निदेशालय के पूर्व डायरेक्टर नंद किशोर ने कहा कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में काफी संख्या में किसान चाय की खेती कर रहे हैं। 1 हेक्टेयर में चाय की खेती करने में 4 लाख रुपए से अधिक खर्च होते हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर 50% सब्सिडी देती है। ऐसे में किसानों को अपनी जेब से 2 लाख रुपए ही खर्च करने पड़ते हैं। नंद किशोर ने कहा कि बागान में चाय की पत्तियों को तोड़ने के बाद 4 घंटे के अंदर ही उसे प्रोसेस करना पड़ता है, वरना फसल खराब हो जाती है। लेकिन इन जिलों में प्रोसेसिंग यूनिट की कमी की वजह से ही पत्तियों को तुरंत दूसरे राज्यों में भेजना पड़ता है। इससे किसानों को फायदा कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन जिलों के अंदर चाय का सेंटर बन सकता है, इससे किसानों को काफी सुविधा होगी। बिहार में महज 12% ही चाय की प्रोसेसिंग होती है। उद्यान निदेशालय के पूर्व डायरेक्टर की माने तो बिहार
हर साल 90,000 मीट्रिक टन चाय का प्रोडक्शन करता है। यहाँ की चाय का चीन, वियतनाम, म्यांमार और अमेरिका सहित 12 से अधिक देशों में निर्यात होता है। खास बात यह रहा है कि बिहार अपने उत्पादन का महज 12% ही प्रोसेस कर पा रहा है, यानी कि 90,000 मीट्रिक टन में 10.8 हजार मीट्रिक टन चाय की राज्य में प्रोसेस हो रही है। बाकी की 69,000 टन चाय को प्रोसेस करने के लिए दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। अभी बिहार में 10 बड़ी कंपनियां चाय तैयार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए संसद भवन का उद्घाटन करने पर बधाई दी है। इसके साथ ही चिराग ने 19 विपक्षी दलों के बहिष्कार की निंदा करते हुए विपक्षी दलों पर कई आरोप लगाए हैं। चिराग पासवान ने अपने पत्र में लिखा है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए मैं और मेरी पार्टी लोजपा रामविलास की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने पर चिराग ने विपक्षी नेताओं पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुख और सार्वजनिक तथ्य है कि विपक्षी संसद को भगता है। कारण है कि विपक्षी उन पुरानी और स्वार्थी लोक इच्छाओं की का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें जनता ने बार बार खारिज कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा है कि विपक्षी एकता का प्रयास राष्ट्र विकास के लिए एक साझा दृष्टि नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति के लिए साझा अभ्यास है और भ्रष्टाचार के प्रति स्पष्ट रुझान और झुकाव है। ऐसी पार्टियां कभी भी भारतीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, अब बात करती कि मेरठ नगर निगम के महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM और भाजपा पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हो गई। यह बवाल वंदे मातरम गाने को लेकर हुआ। हंगामे की सूचना जिला प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुंची, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और AIMIM के पार्षदों को बाहर निकाला। असल में मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण चल रहा था। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही भाजपा के पार्षदों ने वंदे मातरम का गान शुरू कर दिया। वहां मौजूद अवैसी के पार्षदों ने इसका विरोध किया। इतना ही नहीं, वंदे मातरम के दौरान खड़े नहीं हुए, वंदे मातरम के दौरान वे बैठे रहे। इसी को लेकर भाजपा और AIMIM के पार्षदों के बीच तानातनी हो गई, एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। जब दोनों पक्षों में बवाल हो रहा था तो मौके पर DM SP सिटी और CO सिविल लाइन भी मौजूद थे। उनके सामने ही भाजपा कार्यकर्ता और AIMIM पार्षद के बीच मारपीट शुरू हो गई। मामले को बढ़ता देख पुलिस फोर्स के साथ RAF को भी बुलाना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार AIMIM पार्षदों ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार कर दिया है और चले गए हैं। अब SP सिटी और CO सिविल लाइन घायल पार्षदों और कार्यकर्ताओं को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने की अपील कर रहे हैं। वह उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि किसी भी पार्षद के साथ अब मारपीट नहीं होगी। हालांकि अभी तक मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि अगर AIMIM के पार्षदों को वंदे मातरम से परेशानी थी तो उन्हें चुप रहना चाहिए था, मगर उन्होंने गलत टिप्पणी की। इसके बाद उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का ही बहिष्कार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर श्री जंग के बीच JDU अध्यक्ष ललन सिंह ने गुरुवार को कहा कि संसद भवन के जरिए इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है। हम इतिहास बदलने के भागीदार नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि संसद भवन अगर बना ही था तो राष्ट्रपति से ही उद्घाटन कराना चाहिए था। प्रधानमंत्री कौन होते हैं उद्घाटन करने वाले? इसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में सरकार बदलेगी तो नए संसद भवन से दूसरा काम किया जाएगा। वहीं बिहार विधानमंडल के नए भवन से नीतीश के नाम वाले शिलापट को उखाड़े जाने को लेकर सम्राट चौधरी के बयान पर ललन सिंह ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी कानून बनाने वाले हैं क्या? वहीं उन्होंने सुशील मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र का आधारित सुशील मोदी नहीं रख सकते हैं। इससे पहले JDU प्रवक्ता और MLC नीरज कुमार का बहिष्कार को लेकर बयान आया था। तब उन्होंने कहा था नए संसद भवन का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि आप भाजपा हमारी विरासत का सम्मान नहीं करते। ये एक राजनीतिक कवायद है और इसलिए हम इसके उद्घाटन का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने ये भी पूछा कि ऐसे समय में जब देश कोविड महामारी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है तब इस परिसर के निर्माण पर सार्वजनिक धन खर्च करने का
क्या मतलब है। हालांकि जदयू नेता ने उस दलील पर कोई राय व्यक्त नहीं की जिसमें कहा गया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। विपक्षी दलों ने उद्घाटन कार्यक्रम का बाइकआउट को लेकर संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। जिस निरंकुश तरीके से नई संसद का निर्माण किया गया था उसकी हमारी अस्वीकृति के बावजूद हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिह्नित करने के लिए तैयार करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। हम इस निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ शब्दों और भावनाओं में लड़ना जारी रखेंगे और अपना संदेश सीधे भारत के लोगों तक ले जाएंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार को लेकर श्री रार ने 2024 के चुनावी महासंग्राम के लिए खेमेबंदी की राजनीतिक लकीर की तस्वीर लगभग साफ कर दी है। राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए नहीं बुलाए जाने के सवाल पर कांग्रेस समेत विपक्षी खेमे में के 20 दलों ने जहां आपसी मतभेदों को किनारे रखते हुए एनडीए भाजपा की राजनीति को चुनौती देने में अपने इरादे का संकेत दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे आप मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, उसके अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों की चांदी होने वाली है। भारत सरकार अब इन मजदूरों का दायरा पहले के मुकाबले बढ़ाने वाली है, यानी अब इन मजदूरों को ज्यादा काम भी मिलेगा और पैसे भी महीने में ज्यादा आएंगे। दरअसल मनरेगा योजना ग्रामीण इलाकों के किसानों और मजदूरों के लिए चलाई जाती है। इसके अंतर्गत गाँव के ही लोगों को ग्राम पंचायत लेवल पर काम दिया जाता है और उन्हें हर दिन का पैसा मिलता है। ये मजदूर नहर खुदाई, तालाब खुदाई जैसे काम किया करते हैं, लेकिन अब ये मजदूर ज्यादा कमाई के लिए जन सुविधा केंद्रों और दुकान निर्माणों में भी सहयोग करेंगे, जिससे इनकी आमदनी भी बढ़ेगी और इन्हें काम भी मिलेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2009 में महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को की थी। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में उन लोगों को काम दिया जाता था जिनके पास ज्यादा खेती करने के लायक भूमि नहीं होती थी या फिर जो मजदूर वर्ग था। इस योजना का मकसद था कि ग्रामीण इलाकों के मजदूर अपनी गुजर बसर के लिए अपने ही घर पर रहकर कुछ कमाई कर ले और वो पलायन से बच जाएं। इस स्कीम के तहत बहुत से लोगों को काम मिला। हालांकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई इस स्कीम के तहत मिलने वाला पैसा कम पड़ता गया। यही वजह है कि सरकार ने अब इसका दायरा बढ़ाने का विचार किया है। केंद्र सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मिलने वाली मजदूरों की दरों में संशोधन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि देश में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मजदूरी हरियाणा 357 रुपये दिया जा रहा है, वहीं सबसे कम मजदूरी 221 रुपये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दी जा रही है। लेकिन सरकार ने मनरेगा 2005 के धारा के तहत नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंतर्गत मजदूरों की दरें 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक का संशोधित कर दी गई है। ये बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू भी हो गई है। ये दरें हर राज्य ने अपने हिसाब से बढ़ाया है। इसमें राजस्थान पहले नंबर है। वहाँ पहले मनरेगा के तहत 255 रुपये मजदूरी मिल रही थी, वो बढ़कर अब 231 रुपये कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर काफी सख्त रवैया रखते हैं। प्रशासन के आला अधिकारियों से लेकर सत्ता के गलियारों में बैठे हुए पार्टियों के नेताओं को भी कसम खिलाते हैं कि शराब नहीं पिएंगे और शराब पीना महापाप है। ऐसे में अब उन्हीं के पार्टी के नेता ये महापाप कर डाला है। दरअसल बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी और शराब को लेकर काफी सख्त रवैया रखने वाली पार्टी के नेता
शराब के नशे में अरेस्ट किए गए हैं। इनका नाम संजय चौहान बताया जा रहा है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू में प्रदेश महासचिव पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी से शराब पीकर बिहार आ रहे जदयू के प्रदेश महासचिव सब पूर्व अध्यक्ष संजय चौहान को मनोरंजन पुलिस ने शराब के नशे में गिरफ्तार किया। इनको एएलटीएफ की टीम ने अरेस्ट किया है। इस दौरान जेडीयू नेता ने खुद ही की सरकार होने का धौंस भी जमकर दिखाया और कहा कि हमारी सरकार है, तुमने हाथ कैसे लगा दिया, अधिक करोगे तो तुरंत सस्पेंड करवा देंगे। इस दौरान इसने पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी कर डाली। इसके बाद एएलटीएफ टीम के सहायक दरोगा अर्जुन प्रसाद और होमगार्ड जवान अनिल कुमार और संतोष कुमार ने नेता एक डेगा गांव के पास से शराब के नशे में गिरफ्तार कर मनोरंजन थाना लाया। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह रिहाई के बाद सियासी तौर पर सक्रिय हैं। वो लगातार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वह बीजेपी पर हमलावर है। आनंद मोहन कभी वह बीजेपी को हाथी की तरह रौंद देने का दावा करते हैं, तो कभी बीजेपी के जय श्री राम के जवाब में जय सिया राम की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही वह बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण, राजपूत मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने पटना में एक बड़ी रैली करने का भी ऐलान कर दिया है। आनंद मोहन सिंह ने कहा है कि वह नवंबर में पटना में एक बड़ी रैली करेंगे, जिसमें 10 लाख लोगों का महाजूट होगा। इस बीच आनंद मोहन सिंह शुक्रवार को मोतिहारी का दौरा करेंगे। कहा जा रहा है कि वह 16 साल बाद मोतिहारी पहुंच रहे हैं। यहाँ पतुही में वह फ्रेंड्स ऑफ आनंद की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आनंद मोहन सिंह 2007 से ही जेल में बंद थे। वह दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इस मामले में उन्होंने पूरी सजा काट ली थी। इसके बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया था। दरअसल बिहार में लोक सेवक हत्या अपवाद की श्रेणी में था। इसके बाद बिहार सरकार ने कानून में संशोधन कर इसे सामान्य कर दिया, तब वह जेल से बाहर आ सके। आनंद मोहन सिंह की रिहाई का खूब विरोध हो रहा है। बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है और दलित विरोधी बता रही है। इसके साथ ही इसके जरिए कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। राज्य में कहीं भी शराब पीना या शराब से जुड़ा कारोबार करना गैर कानूनी माना गया है। इसके रोकथाम को लेकर पुलिस टीम लगातार एक्शन में नजर आती है। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला भागलपुर से निकल कर सामने आ रही है, जहां बिहार सरकार के डीपीओ का नेम प्लेट लगे गाड़ी में शराब तस्करी की जा रही है। दरअसल बांका जिले में एक स्कॉर्पियो के जरिए शराब तस्करी का मामला सामने आया है। इस वाहन के जरिए भारी मात्रा में विदेशी शराब की तस्करी की जा रही थी। हैरत की बात यह है कि जिस वाहन से शराब तस्करी की जा रही थी उसमें नंबर प्लेट की जगह बिहार सरकार डीपीओ एमडीएम सहरसा लिखा हुआ लाल बोर्ड लगा मिला। पुलिस ने इस गाड़ी से विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ 3 तस्करों को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को यह सूचना मिली थी कि बिहार सरकार का बोर्ड लगा एक स्कॉर्पियो से शराब की तस्करी की जा रही है। इस दौरान जिस बोलेरो पर शराब लदा था उसने रास्ते में कुछ वाहनों को धक्का भी मारा और भागती रही। उसके आगे आगे स्कॉर्पियो लाइजिंग कर रही थी। इसके बाद वह दोनों वाहनों को पीछा करते हुए बांका पुलिस की टीम ने बराबरी थाना अध्यक्ष से संपर्क किया और तस्करों को पकड़ने में सहयोग मांगा। इस पर बराबरी थाना अध्यक्ष खुद ही विक्रमशिला सेतु स्थित अप्रोच रोड पर पहुंच गए और विक्रमशिला डीपीओ पुलिस की मदद से उक्त सड़क पर नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी देख बोलेरो अनियंत्रित होकर पास के एक चबूतरे से टकराई और क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों ही कार पर सवार 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सहरसा जिले के सौर बाजार निवासी देवराज आनंद, सहरसा जिले के सौर बाजार स्थित बैजनाथपुर निवासी राहुल कुमार यादव, मधेपुरा जिले के घैलाड स्थित रतनपुरा निवासी हर्षवर्धन आनंद, मधेपुरा जिले के कुमारखंड स्थित बेलारी निवासी नीरज कुमार के आरोप में हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार कांग्रेस के द्वारा
जारी की गई जिला अध्यक्षों की सूची में विशेष तौर पर भूमिहार और ब्राह्मणों के चेहरों को तरजीह दी गई है। इसके साथ ही राजपूत और मुस्लिमों पर भी दांव लगाया गया है, जबकि जिला अध्यक्षों की सूची में दलित और पिछड़ा वर्ग के चेहरे की कमी है। वहीं इस सूची में महज सिर्फ 2 महिलाओं को शामिल किया गया है। पटना में 3 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। पटना महानगर से, पटना ग्रामीण 1 से और पटना ग्रामीण 2 से जानकारी है कि 12 जिलों में पुराने जिला अध्यक्ष को ही जगह दी गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची में सर्वाधिक जिला अध्यक्ष स्वर्ण जाति से बनाए गए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा जिला अध्यक्ष स्वर्ण है, यानी कांग्रेस का फोकस स्वर्ण वोट बैंक पर ज्यादा है। भाजपा के स्वर्ण वोट बैंक को कमजोर करने ये रणनीति हो सकती है। अति पिछड़ा जिला अध्यक्ष तो दिख ही नहीं रहे हैं। सूची में मुसलमान 5 है, 3 दलित हैं। बता दें कि कांग्रेस में प्रदेश अखिलेश प्रसाद सिंह स्वर्ण है। विधायक दल के नेता अजित शर्मा भी स्वर्ण है। दोनों एक ही भूमिहार जाति से हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि कांग्रेस समेत 20 से ज्यादा दल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध कर रहे हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए संसद भवन का उद्घाटन की मांग कर रहे हैं। ऐसा न होने पर इन विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इस बीच हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। भारत की स्वतंत्रता के समय सेंगोल के महत्व के बारे में बात की थी। कांग्रेस अधिनियम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। इससे पहले एक ट्वीट में अमित शाह ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी भारत के परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ की तरफ से पंडित नेहरू को एक पवित्र सेंगोल दिया गया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीपीएससी के जरिए विद्यालय अध्यापक बनने की चाह रखने वाले नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को अपनी अधिकतम आयु को लेकर निराश नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने उनके लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल कर दी है। शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापकों के लिए बनी नई नियमावली के लागू होने से पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्रथम समय व्यवहार यानी काउंसलिंग में 10 साल की छूट देने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में साफ किया गया है कि पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के तहत नियुक्त व कार्यरत शिक्षकों को अधिकतम आयु सीमा में पूरी छूट दी जाएगी। दरअसल अधिकतर नियोजित शिक्षकों की अधिकतम उम्र सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार ने अधिकतम उम्र सीमा को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि केंद्रीय कर्मियों के लिए जल्द ही ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसे जानकर वे खुशी से उछल जाएंगे। असल में 31 मई की शाम को केंद्र सरकार महंगाई भत्ता सूचकांक यानी डीए स्कोर जारी करने वाली है। इस स्कोर को AICPI इंडेक्स भी कहते हैं। इसी स्कोर के आधार पर तय होगा कि जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में महंगाई भत्ता कितना बढ़ने वाला है। फिलहाल महंगाई भत्ता 42% है, जबकि जनवरी से लागू है। इसके बाद से महंगाई भत्ता 2.5% तक बढ़ चुका है। बताते चले कि केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी। तब सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। यह वृद्धि जनवरी 2023 से लागू की गई थी। अब जुलाई के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की घोषणा होनी है, जो 1 अप्रैल से लागू मानी जाएगी। फिलहाल सरकार 31 मई को AICPI इंडेक्स के नंबर्स जारी करने जा रही है, जिससे कर्मचारियों को अंदाजा लग जाएगा कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ने वाली है। अगर सरकार के मौजूदा आंकड़ों की बात किया जाए तो डीए स्कोर कुल 44.46% पहुंच चुका है। अभी इसमें अप्रैल मई जून के नंबर्स भी जुड़ने हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस बार भी महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि हो सकती है। ऐसे में यह भत्ता की काफ़ी ऊपर पहुंच जाएगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भी ऊंच उछाल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत के इतिहास में 28 मई को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन देशवासियों में खुशी के साथ साथ मन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि अब इस पुराने संसद भवन की बिल्डिंग का क्या होगा।
मूल रूप से पुरानी संसद भवन को काउंसिलिंग हाउस कहा जाता है और इसे भारत के लोकतंत्र की आत्मा माना जाता रहा है। ये भवन जहां नए राष्ट्र का निर्माण हुआ है, इसके साथ संविधान का निर्माण हुआ है, जिसने भारत के कालजयी इतिहास को देखा। अब इस 96 साल पुराने बिल्डिंग का भविष्य क्या होगा, आइए आपको बताते हैं इसके भविष्य में प्रयोग के बारे में सब कुछ। साल 2021 मार्च में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा के अपने संबोधन में बताया था कि नए संसद भवन के निर्माण के बाद इस भवन की मरम्मत की जाएगी, इसे फिर से तैयार किया जाएगा। इंडिया टुडे ने अपने रिपोर्ट में बताया कि सरकार इसे पुरातात्विक महत्व को देखते हुए इसे संरक्षित रखने का विचार कर रही है। इस भवन को ढाया नहीं जाएगा बल्कि इसे संरक्षित किया जाएगा और इसका इस्तेमाल संसद से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन के लिए इस इमारत का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार के मुताबिक पुरानी संसद को गिराया नहीं जाएगा बल्कि उसे संरक्षित किया जाएगा। 2022 के रिपोर्ट में बताया गया था कि संसद भवन के निर्माण के बाद अभी इस्तेमाल हो रहे संसद भवन को संग्रहालय के रूप में तब्दील किया जाएगा। वहीं विजिटर्स को लोकसभा के चैम्बर में बैठने की अनुमति दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के मधेपुरा से खबर आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े मुखिया की गोली मारकर निर्मम्य हत्या कर दी है। घटना की सूचना पाते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पटना मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के दीनापट्टी सखुआ पंचायत का है, जहां के मुखिया दिलीप कुमार को आज दिन दहाड़े बाइक सवार बेखौफ अपराधियों ने गोली मार दी। स्थानीय लोगों के अनुसार बताया गया कि 2 बाइक पर सवार 5 से 6 की संख्या में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने मुखिया दिलीप कुमार को 5 गोली मारी है, जिससे 35 वर्षीय मुखिया की मौत मौके पर ही हो गई है। वहीं घटना से इलाके में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है। परिजनों में कोहराम मच गया है तो पंचायत में मातमी सन्नाटा छा गया है। घटना की सूचना पाते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हत्या किसने की और क्यों की है, फिलहाल इस मामले का अब तक कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेडिकल की परीक्षा में लड़कियों को 33% आरक्षण दिए जाने की मांग बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार से की। कहा कि पिछले साल की मेडिकल एग्जाम में आरक्षण से 300 लड़कियां वंचित रह गई थी, जिससे नीतीश का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की घोषणा 2 वर्ष पूर्व की थी, लेकिन पिछले वर्ष भी छात्राएं इससे वंचित रह गई थी और इस साल भी अभी तक राज्य सरकार ने 33% मेडिकल में लड़कियों के आरक्षण का आदेश निर्गत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS BDS की कुल 1430 सीटें हैं, जिसमें 1121 MBBS व 30 BDS की सीटों पर बिहार सरकार के कोटे के तहत नामांकन होता है। नीतीश सरकार ने 2 वर्ष पूर्व घोषणा की थी कि मेडिकल इंजीनियरिंग सहित सभी स्तरों पर लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएगी। पिछले वर्ष भी राज्य सरकार ने कोई आदेश निर्गत नहीं किया और इस वर्ष भी अभी तक कोई आदेश निर्गत नहीं हुआ है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में JEE मेन के स्कोर के आधार पर नामांकन होता है। सत्र 2023-24 के लिए इंजीनियरिंग हेतु राज्य सरकार ने 33% आरक्षण का आदेश दे दिया है, परंतु मेडिकल में नामांकन हेतु कोई आदेश नहीं दिया है। परिणाम स्वरूप लगभग 300 लड़कियां आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि लाल वो बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार वो अभिनेत्री काजोल के साथ अपनी तस्वीरों को लेकर चर्चा में है। दरअसल उन्होंने अपने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में तेज प्रताप बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल के साथ फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव एक एग्जीबिशन में गए थे। एग्जीबिशन में काजोल का पुतला लगा हुआ था। काजोल का पुतला देखते ही तेज प्रताप रोकते हैं।
पुतले के कमर पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाते हैं। इस दौरान वीडियो भी बनवाते हैं। वीडियो को वह अपने इंस्टा पर शेयर करते हैं। जैसे ही तेज प्रताप यादव ने स्टैचू की कमर पर हाथ रख फोटो खिंचवाई तो किसी ने उनकी एक वीडियो बना ली। वीडियो को खुद तेज प्रताप यादव ने अपने इंस्टा पेज पर शेयर किया है। इस वीडियो का उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। बता दें कि तेज प्रताप यादव मंत्री पद का कार्यभार संभालते हुए अपनी लाइफ के साथ भी काफ़ी एंजॉय करते रहते हैं। वह ज़्यादातर अपनी वीडियो बनाकर इंस्टा के पेज पर शेयर करते रहते हैं। इनकी सभी वीडियो को फैंस काफ़ी पसंद भी करते हैं। तेज प्रताप के इंस्टा पेज पर 3,70,000 फॉलोअर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार भाजपा ने प्रदेश में शिक्षा की चपेट व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर सर्वे कराया है। सर्वे में शिक्षा के बेपटरी होने के लिए वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी के इस सर्वे में जितने लोगों ने वोट दिया है उसमें 61% लोगों ने मुख्यमंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल बिहार भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने ट्विटर पर पोल कराया है। 24 घंटे के पोल में शिक्षा की बर्बादी के लिए जिम्मेदार 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला था बिहार के शिक्षक व छात्र, दूसरा नीतीश कुमार, तीसरा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और चौथा तेजस्वी यादव। इसमें सबसे ज़्यादा 61% लोगों ने नीतीश कुमार को शिक्षा की बदहाल व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सर्वे में दूसरे नंबर पर लालू राबड़ी रहे हैं। 25% लोगों ने प्रदेश में शिक्षा की चपेट व्यवस्था के लिए लालू राबड़ी को जिम्मेदार ठहराया। तीसरे नंबर पर बिहार के शिक्षक व छात्रों को जिम्मेदार ठहराया। सबसे नीचे यानी महज 6% लोगों ने ही तेजस्वी यादव को चौपट शिक्षा के लिए उत्तरदायी ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने प्रदेश सरकार से मेडिकल में लड़कियों को 33% आरक्षण के लिए तत्काल आदेश जारी करने की मांग की है। मोदी ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा है कि बिहार सरकार का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। नीतीश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की घोषणा 2 वर्ष पूर्व की थी, लेकिन पिछले वर्ष भी छात्राएं वंचित रह गई और इस वर्ष भी अभी तक राज्य सरकार ने 33% मेडिकल में लड़कियों को आरक्षण का आदेश निर्गत नहीं किया है। भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार में सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS BDS की कुल 1430 सीटें हैं, जिसमें 1121 MBBS और 30 BDS की सीटों पर बिहार सरकार के कोटे के तहत नामांकन होता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि आजकल स्कैम के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड से लेकर ऑफलाइन स्कैम तक इसमें सब शामिल है। क्या आपने सोचा था कि जब आप ATM से पैसे निकालते तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें चेक नहीं किया तो आप जीवन भर की मेहनत की कमाई को खो सकते हैं। दरअसल हजारों सावधानी बरतने के बाद भी आप ATM से पैसे निकालते टाइम सेफ नहीं होते हैं। आपके कार्ड को ATM पर क्लोन किया जा सकता है। ATM मशीन का इस्तेमाल करने से पहले इन चीज़ों को जरूर चेक करें। ATM का इस्तेमाल करते टाइम हमेशा अपने आसपास और मशीन को चेक करना चाहिए कि कहीं इसमें कोई कैमरा या चिप तो इंस्टॉल नहीं किया गया है। कार्ड रीडर से जुड़े किसी स्कैमर की जांच के लिए आपको कार्ड रीडर को भी खींचकर देखना चाहिए। कई बार स्कैमर फेक कार्ड रीडर फीड करके रखते हैं जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं। जब भी आप अपना पिन टाइप करें तो अपनी उंगलियों के पॉइंट को कवर करें ताकि कोई देख ना पाए। ऐसे में लोग आपके फिंगर मूवमेंट से पिन का अंदाज़ा लगा लेते हैं। इससे बचने के लिए अपने फिंगर मूवमेंट को हाइड करके टाइप करें। कई बार मदद के नाम पर लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसे में उनके आप अपना पिन भी बता देते हैं। अगर वो इंसान चाहे तो आपके अकाउंट को खाली भी कर सकते हैं। अगर आपको पैसे निकालने में कोई परेशानी आ रही है तो बैंक असिस्टेंट की मदद लें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार पुलिस अपने
आपको अत्याधुनिक बनाने के लिए दिन रात जुटी हुई है। इसी क्रम में बिहार पुलिस महकमा अपने खटारा गाड़ियों की जगह जल्द ही बेहतर वाहनों की खरीदारी करने जा रही है। यह जानकारी शुक्रवार को एडीसी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने मीडिया कर्मियों से साझा की है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि बिहार पुलिस जल्द ही 3082 वाहनों की खरीदारी करने जा रही है, जिसमें 1282 वैसे वाहन शामिल हैं जो 15 वर्ष पुरानी हो चुकी है और मोटर वेहिकल ACT के तहत उसे बदलना है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के मधुबनी में एक विवाहित के शव को जलती चिता से बाहर निकाला गया। मामला बाबूरही थाना क्षेत्र के पिपरा घाट का है, जहां कमला नदी के किच्छेर से एक विवाहित का शव जलती चिता से बुझाकर बचे अवशेष को जब्त कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाबूरही थाना में फुलपरास थाना क्षेत्र के महुलिया गांव में निवासी उपेंद्र महतो विवाहित के पिता द्वारा प्राथमिक दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी में कहा है कि थाना क्षेत्र के लोहा पीपर गांव निवासी ललन महतो के साथ पुत्री रंजू की शादी गत वर्ष की थी। शादी के कुछ दिन बाद तक पुत्री ससुराल में ठीक ठाक रही। इसके बाद 1 लाख रुपए दहेज के रूप में दामाद ससुर कैलू महतो सास सुमित्रो देवी द्वारा मांगा जाने लगा। प्राथमिकी में कहा है कि बुधवार दोपहर को दामाद ने पुत्री को अस्पताल में भर्ती किए जाने की सूचना दी। बाबूराही ने के एक निजी अस्पताल में देखने आया तो पुत्री रंजू की मौत हो जाने की सूचना दी गई। इधर रंजू की मौत होने के बाद ससुराल वाले आनंद फानन में शव को लेकर कमला नदी में जलाने चले गए। सूचना मिलती थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार अन्य पुलिस बल के साथ नदी किच्छेर पहुंचकर जलती चिता को कमला नदी के पानी से बुझाया। फिर उसमें से बच्चे अवशेष को लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर पुलिस को देखते ही शव को जलते छोड़कर सभी लोग फरार हो गए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज यहीं तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और आप अगर नया है इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हर दिन का ताजा तरीन खबरों का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।